स्वागत है आपका मनीष वॉइस में। क्या आप जानते हैं, आज से 2300 साल पहले एक महान आचार्य ने ऐसी नीतियां लिखी थी जिनसे साम्राज्य खड़े हुए और दुश्मन पराजित हुए। वही आचार्य थे चाणक्य। उनकी 7 रणनीतियां इतनी अद्भुत हैं कि अगर आप आज भी इन्हें अपनाएं तो जीवन, करियर और हर संघर्ष में जीत पक्की है। आइए जानते हैं चाणक्य की वे 7 गुप्त रणनीतियां जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। आज की बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित पे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम था चाणक्य, इसीलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य, बुद्धि के भगवान। इनकी कूटनीतियों पर चल के कई साम्राज्य स्थापित हुए। आज कई बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे देश में। एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो सारी मिनिस्ट्रीज अकेले देखने में सबसे ज्यादा सक्षम थे। और इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये खुद आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में ये एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है, ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इन सब में ये इतने एक्सपर्ट व्यक्ति थे। अगर आप भी बुद्धि अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, बुद्धि का विकास चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये समुद्र शास्त्र में भी पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख के बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में और उसके रिएक्शंस के बारे में। यही एक्सपर्टीज आगे चल के कई साम्राज्यों को स्थापित करने में इनके काम आई। अब इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे। पीछे से इनके घर में एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी आया। वो जब इनकी मां से मिला तो उसने चाणक्य की पत्री देखी और बोला, इसके जीवन में राजयोग लिखा है, ये आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अब मां सोचने लगी, अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो उन्होंने पूछा, क्या ये बात सच है? ज्योतिषी बोला, इसकी पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत देखना। सामने वाले दांत पे उसके नागराज का एक चिन्ह होगा। और वो पुष्टि करने के लिए जब मां ने बुलाया तो देखा कि चाणक्य के दांत पर सचमुच वो चिन्ह था। मां रोने लगी, बोली, तू आगे चल के राज्यों के चलते प्रधानमंत्री बनेगा और मुझको भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और क्या बोला, मां, तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था। पोरस को हरा चुका था और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। ये अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू कर दिए। उस समय मगध, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश कहलाते हैं, वो सारा उस समय मगध कहलाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा था धनानंद। चाणक्य उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया। कहा, क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। लेकिन उस समय धनानंद बिजी था। किस चीज में बिजी था? वो प्रजा से कर वसूलता था, टैक्स लेता था और उस टैक्स को जुए, सट्टे, लॉटरी और परस्त्री गमन, अपने भोगविलास में खर्च कर देता था। चाणक्य ने समझाया, राजा का कर्तव्य है कि समाज से जो पैसा लेता है वो समाज सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन धनानंद को गुस्सा आ गया। बोला, ए पंडित, तू अपनी पंडिताई कर, मुझको राजपाट मत सिखा। सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने उसे दोबारा समझाने का प्रयास किया तो उसने चाणक्य को धक्का देकर गिरा दिया। चाणक्य नीचे गिरे, उनकी शिखा खुल गई
और राजा बोला, तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात ने चाणक्य को बहुत बुरा लगा और उसी दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया, मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़कर एक अखंड भारत का राजा ना खड़ा कर दूं। दिस इज कॉल्ड एंगर कन्वर्टिंग इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को एक संकल्प में परिवर्तित कर दिया। अब चाणक्य को लगने लगा, समय आ गया है कि मुझे ही किसी को कल्टिवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका नाम था चंदू। आगे चलकर उसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त। उन्होंने उसे ट्रेनिंग दी, संस्कार दिए, सारे प्रकार के शास्त्र सिखाए। इमेजिन करिए, सिर्फ 17-18 साल का लड़का, और चाणक्य ने सोचा इसी की मदद से मैं सिकंदर का साम्राज्य उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी निष्ठा थी, उसकी शरणागति थी। चाणक्य पंडित के प्रति चाणक्य एडवाइस करते गए, गाइड करते गए और चंद्रगुप्त उनकी हर बात मानते गए। चाणक्य कहते थे, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने समझाया, तुम उसकी सेना में शामिल हो जाओ किसी भी प्रकार से। और उन्होंने छोटे से बालक चंद्रगुप्त को उसकी सेना में घुसा दिया। वो सिकंदर की सेना का एक फेथफुल सिपाही बन गया। अब अंदर की सारी जानकारियां चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को समझ में आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना लेकर सिकंदर आता है। अब सवाल यह था, इतनी विशाल सेना को कैसे रोका जाए? चाणक्य ने कहा, सेना कितनी भी बड़ी हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है फूड सप्लाई। अगर भोजन की व्यवस्था टूट जाए तो सेना खुद ब खुद बिखर जाएगी। और यही रणनीति बनी सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोकने की। सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी थी। चाणक्य ने कहा, अब इन्हें मन से थका देंगे। उन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी। सिकंदर की सेना के बीच में देखिए, सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश के देवी देवता है वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। चाणक्य ने अजीबोगरीब काम कराए। कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे। द्विकटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे। उनके देश के झंडे जो पहाड़ पर लगे हुए थे उन्हें जला देते थे। अलग अलग प्रकार की विषम भ्रांतियां फैला देते थे। लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते थे, आपस में लड़वा देते थे। 15-18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से उन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर गलत है, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। हां, किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ? अब उनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर हमला कर देंगे और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए नुकसानदायक रहा। वे पहुंचे 5000 के हाथी घोड़ों की छोटी सी सेना लेके, लेकिन आधे दिन के अंदर दोपहर होते ही मगध की सेना ने उन्हें उखाड़ कर बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी जान बचाई। भागकर एक झोपड़ी के पीछे छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेकर, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी उसमें हाथ डालते ही जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है, तू तो चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालोगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खाओ, ठंडा करके आराम आराम से कोने कोने से खाओगे, हाथ नहीं जलेगा। बीच में हाथ डालोगे, हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाकर
बीच में मगध के झगड़े कर दिया। उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर औरत के पांव छुए और बोले, माई, तुमने मुझे एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी? वे कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़े रिसोर्सेज, सेना नहीं थी। धनानंद उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था। उनका नंदा डायनेस्टी था। लेकिन चाणक्य ने जाकर 7 स्ट्रेटेजी बनाई। पहली स्ट्रेटेजी जो उन्होंने मां से सीखी, परिधि पर हमला करो। परिधि मतलब बाहर का सर्कमफ्रेंस, जो बाहरी घेरा होता है। धनानंद के बाहरी घेरे में जिन राज्यों पर उसकी कमजोर पकड़ थी, वहां जहां से इन्होंने हमले शुरू किए, छोटे छोटे हमले। दूसरी स्ट्रेटेजी, विष कन्याओं की टीम तैयार करी। बड़ी सुंदर लड़कियों की सेना, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देकर विष कन्या के रूप में तैयार किया। पहली बार हुआ, दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ। विष कन्याओं की सेना परिधि के राजाओं को चूमकर अपने चुंबन से विष देकर समाप्त कर देती थी। तीसरी स्ट्रेटेजी, जासूसों की सेना बनाई। जासूसों को ट्रेनिंग दी कि कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर लानी है। चाणक्य को समझ में आ गया, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। वे कहते थे, शत्रु के बारे में गुस्से में मत सोचो, गुस्सा आएगा तो एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। चाणक्य जासूसों से इतनी जानकारी लाते थे कि कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चौथी स्ट्रेटेजी, हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना। इन्होंने वात्स्यायन मुनि का वेश धारण कर लिया। लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते, धीरे धीरे इंस्पायर करते, तुम चंद्रगुप्त की सेना ज्वाइन करो। वे जानते थे प्रेम और आध्यात्मिक बात से लोग प्रभावित होंगे, विश्वास करेंगे, और धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार हो गई। यह सेना पहले से 4 गुना बड़ी थी। अब धनानंद से उनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना, घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की बड़ी सेना। धीरे धीरे उनकी सारी स्ट्रेटेजी पैरेलल में चली गई। 5वीं स्ट्रेटेजी, चाणक्य केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाते। आरक्षण या अन्य चक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता। योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। अपने लेफ्टिनेंट को चुना और आगे बढ़ाया। करते थे जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे ये क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहे। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दंशतिका कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेषु मतलब सांपिन, दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जन, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पो दंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जन जनस्तु पदे पदे। दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो कैपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रेटजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है? पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है? पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5000 घोड़े सैनिक के साथ, वो क्या था? पहले लॉन्च कर दिया, बाद में टेस्ट से पता चला कि जी अब फेल हो गए। अब क्या करते थे? अब कहते थे अभ्यास करेंगे। बोले प्लानिंग और प्रैक्टिस में फर्क है। प्लान तो आपका ठीक हो गया, लेकिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे। तो छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे। उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई। इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि उसके बाद वो टेस्ट एंड लॉन्च इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पे दिक्कत ना आए। और अगली स्ट्रेटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना को बड़ा करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया और बाहर बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी अपने साथ लिया जो ये पिछली बार पहले जीत चुके थे ना, सिकंदर को। तो वहां से कुछ यूनानी राजाओं के साथ भी इन्होंने सपोर्ट लिया। पोरस का भी सपोर्ट अपने साथ में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ में अपनी सेना में बनाया। इतनी बड़ी सेना बना करके ये 7 स्ट्रेटजीज मिला।
कि इकट्ठे चलते चले गए, एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के खत्म कर दिया। धनानंद कभी सपने में नहीं सोच पाया, वो तो शराब के नशे में रहता था, प्रजा के टैक्स को अपने मजे के लिए खर्च कर देता था। लेकिन चाणक्य जानता था अखंड भारत का सपना मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। ये 7 पैरेलल स्ट्रेटजीज पे आप वीडियो को वापस घुमा घुमा के ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रेटजी धनानंद को जीतने के लिए। इसके बाद अखंड भारत को उन्होंने बढ़ाया कैसे? काबुल, गांधार, कांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक छत्र राज्य कैसे एस्टैब्लिश किया। 20 साल पहले जब इन्होंने सिकंदर को खदेड़ दिया था, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलिकस, जो पहले प्रधानमंत्री था, अब राजा बन चुका था, उसने ईरान, मिस्र और पूरे अरब जगत को रौंद डाला था। लड़ते हुए, जीतते हुए 20 साल के बाद उसने सोचा अब मैं अफगान आकर काबुल, कांधार को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, ताकतवर हो चुका हूं। 20 साल पहले हम लोग आए थे, यहां वापस लौट गए थे, थक कर हार के, लेकिन अब तो भारत को ऐसे लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा। धन की कमी थी उसके पास, तो उसने सोचा क्यों ना भारत पे फिर अटैक किया जाए और भारत को रौंद दूं। लेकिन वह जानता नहीं था अब वो भारत नहीं रहा, ये विभाजित टुकड़ों में बंटा भारत नहीं था। अब तो यहां रहता था चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर, एक छत्र में अखंड भारत को लीड करता। सेल्यूकस ने 3 लाख की पैदल सेना, हाथी और घोड़े लेकर भारत पर धावा बोला। लेकिन चंद्रगुप्त के पास थे चाणक्य, चाणक्य की गाइडेंस में युद्ध शास्त्र में एक्सपर्ट लोग, जो इतने अलर्ट और ताकतवर थे, अब शराब के नशे में नहीं थे, नंदास की तरह। अब उन्होंने ऐसा खदेड़ा, इतना हैवी अटैक किया, वापस ये थकी हुई सेना बहुत तेजी से हारने लगी, इतना कत्लेआम हुआ, इन्होंने बर्बाद कर दिया। वही सेल्यूकस समझ गया अब सरेंडर करना ठीक है, नहीं तो जिंदा बचना संभव नहीं। चाणक्य भी यही चाहते थे कि सेल्यूकस सरेंडर कर दे। सेल्यूकस सरेंडर कर गया तो चाणक्य ने कहा अब 2 नियम हैं, 2 शर्तों पर तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहली शर्त, कांधार, गांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जितना भी अफगान का राज तुमने किया है वो सब अब मौर्य डायनेस्टी में आ जाएगा। वह मान गया। दूसरी शर्त, तुम्हारी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री से उत्पन्न संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि तुम विदेशी मूल के हो और विदेशी नागरिक होने के कारण तुम्हारी भारत के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती। तो हेलेन का विवाह होगा, लेकिन पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। दोनों शर्तें रखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य वापस आए और आचार्य से पूछे, आचार्य, क्या कारण है कि मैं हेलेन से विवाह करूं? इससे हमारा क्या फायदा होगा? तभी चाणक्य पंडित ने कहा, ये लेसन सुनो जरा ध्यान से, समस्या को खत्म नहीं करना, जड़ से खत्म करना है। चंद्रगुप्त सोचने लगे, जड़ से कैसे खत्म होगी? तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर जंगल में चले गए और वहां कांटों के पौधों के ऊपर से चलने को बोला। चंद्रगुप्त को और चाणक्य को कांटा चुभा। चंद्रगुप्त बोले, ऐसा क्या करे कि कांटा न चुभे? चाणक्य बोले, रुको। चाणक्य एक मीठी लस्सी, एक मीठा मट्ठा लेकर आए और जड़ों में डाल दिया। चंद्रगुप्त हैरान, गुरुदेव, ये क्या कर रहे हैं? मीठा मट्ठा डालने से जड़ कैसे खत्म होगी? चाणक्य बोले, जैसे ही मीठी लस्सी आएगी, चींटियों का अटैक पड़ेगा, जड़ों तक जाकर मट्ठे को चाटेंगी, जड़ों को उखाड़ कर बर्बाद कर देंगी और ये मृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक बार तुमने हेलेन के साथ विवाह कर लिया तो ये यवन दोबारा हमला नहीं करेंगे, इसलिए समस्या जड़ से समाप्त होगी। चाणक्य पंडित बहुत दूरदर्शी थे। इन्हें कहते हैं विजनरी लीडर, जो बिहेवियर समझते और प्रेडिक्ट करते। और यही कारण है कि अच्छा मेंटर हो, आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अब मैं आपको 12 विजनरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा। पहली मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसरप्शन ऑफ करप्शन। चाणक्य पंडित जानते थे करप्शन को समाप्त करना जरूरी है। 2300 साल पहले
चाणक्य पंडित ने ऑडिट मैकेनिज्म चालू कर दिया। आज के ऑडिटिंग सिस्टम की तरह ट्रांसफर सिस्टम रखा गया। किसी भी लीडरशिप पोजीशन में आदमी को लंबे समय तक नहीं रखना, ट्रांसफर करते रहें। आपको जानकर गर्व होगा, पृथ्वी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाटलिपुत्र भूमि की उपज, इसे धर्म के रूप में एस्टैब्लिश किया। हर देशवासी को मानना होगा। ऑडिट मैकेनिज्म के जरिए सबको नियंत्रित किया। दूसरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, 6 पॉइंट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन एबिलिटी, हर काम को करने से पहले ही तय किया। करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा और इसे कौन चेक करेगा। यह थी चाणक्य पंडित की रणनीति। ये कहते हैं, सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। अमृत सिंह, एक बात ध्यान से सुनिए, सांप को दूध पिलाओगे ना तो विष और बढ़ जाएगा, सांप और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। तो करना क्या है, अपने अच्छे लीडर्स को बिल्ड करने पे बड़ा फोकस। इन्होंने एक श्लोक दिया, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषन परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। क्या कहते हैं ये श्लोक? जैसे सोने को चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी को निघर्षणम खरगड़ के देखा जाता है, छेदन उसमें छेद किया जाता है, तापन आग में ताप कर परखा जाता है, ताड़ने पीट पीट कर जांचा जाता है। सोने की परीक्षा के 4 स्टेप्स। ठीक उसी प्रकार अपनी टीम के हाई परफॉर्मिंग बिजनेस लीडर्स या फंक्शनल हेड्स की परीक्षा भी 4 तरीकों से। चतुर्वी पुरुषन परीक्षते, एक पुरुष की परीक्षा भी उसी तरह। पहला काम त्यागेन, व्यक्ति त्याग के लिए काम कर रहा है या पर्सनल पावर के लिए, पोजिशनल पावर के लिए है या देश टीम के लिए। दूसरा शीलेन, चरित्र कैसा है, कठिन परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। तीसरा गुणेन, इंट्रिंसिक क्वालिटीज कैसी हैं, सच्चाई, ईमानदारी, लगन। चौथा कर्मणा, काम करने का तरीका, कार्य प्रणाली, परिणाम पर ध्यान। ये 4 चीजें देखकर आप अपने हाई परफॉर्मिंग लीडर्स तैयार कर सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, मतलब नेशन फर्स्ट। इन्होंने पूरी तरह ये भावना फैलाई, जय मां भारती, जय मां भारती। भारत को अपनी माता मानना, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देना। आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं, राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद। लेकिन चाणक्य ने नेशनलिज्म की भावना फैलाई। एक कहानी सुनिए, यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए। चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंचे, पूछा, मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं। उनका कक्ष कहाँ है, उनका कमरा कहाँ है, महल कहाँ है? सभी ने बताया, वे नगर के बाहर रहते हैं। सैनिक उन्हें ले गए, कच्चे रास्तों से पगडंडी, चाणक्य की झोपड़ी कुटिया तक। राजदूत ने जाकर चाणक्य के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, बोला, आचार्य, आप प्रधानमंत्री हैं, महामंत्री हैं, आपको अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत, पसीने और खून की कमाई से मैं महल में रहूंगा, तो जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। मैं कुटिया में इसलिए रहता हूं ताकि देश के दर्द को समझ सकूं। कंट्री फर्स्ट, देश के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ। एक बार एक चीनी नागरिक आया, व्यापारी था, पर्सनल गाइडेंस लेने। प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ। चाणक्य उस समय कुछ लिख रहे थे। उनको देखकर चाणक्य ने प्रणाम किया। उसी समय 2 तेल के दिए थे, एक दिया बुझाया, दूसरा जला दिया। चीन नागरिक हैरान, गुरुदेव, ये प्रथा क्यों? चाणक्य बोले, कोई प्रथा नहीं, पहला दिया देश का तेल है, देश के काम के लिए उपयोग कर रहा हूं। अब तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले रहे हो, इसलिए पर्सनल तेल का दिया जला रहा हूं। देश का तेल निजी चर्चा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीन नागरिक चाणक्य की ईमानदारी और राष्ट्रनिष्ठा देखकर नतमस्तक हो गया, चरण स्पर्श किए। चाणक्य ने यह प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, कंट्री फर्स्ट। इस वजह से देश दोबारा नहीं टूटा। कभी अगला प्रिंसिपल, बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें हैं। हां,
एक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? एक गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखेगा। गोदाम मतलब क्या होता है? जैसे बेसमेंट में छुपा हुआ, अंदर दबा हुआ। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपनी गोपनीय बात को पचा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो कैसे विश्वास करेंगे कि दूसरा उसे पचा लेगा या छुपा लेगा? अगर आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख सकते, तो दूसरा कैसे रख पाएगा? इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, अपने सीक्रेट्स को सब में पब्लिक मत करें, उसे गोदाम में छुपा के रखें। यह बुद्धिमान इंसान की निशानी है। छठा पॉइंट, इवैल्यूएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप किसी ना किसी इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। चाणक्य कहते हैं, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो पूरी तरह इंटरेस्ट फ्री हो। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। पर ध्यान, अपना इंटरेस्ट और सामने वाले का इंटरेस्ट दोनों को इवैल्यूएट कर लो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपके लिए खतरनाक नहीं है, तो वैसा रिलेशनशिप ठीक रहता है, उसमें दिक्कत नहीं। सातवां पॉइंट, कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना सकता है। जैसे सांप जिसका जहर भी नहीं है, उसे भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सबको पता चल गया कि यह सांप जहरीला नहीं है, तो उसका बुरा हाल किया जाएगा। लोग उसे बहुत तंग करेंगे। जब कृष्ण गीता सुना रहे थे और देखा कि अर्जुन थोड़ा उबासी ले रहा है, बीच में क्षय चल रहा है, तब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। जैसे ही कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन बोला, ओ सॉरी भगवान, समझ आ गया, सॉरी, वापस आ जाओ। कभी ज्यादा अपनी कमजोरी के बारे में पता मत लगने दो, नहीं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे। आपको डसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फन दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट, मछुआरा भी कुछ पाने के लिए पहले जल में उतरता है। मतलब रिस्क लेना जरूरी है। बिगेस्ट रिस्क, द रिस्क यू कैन टेक इन योर लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। 9वां पॉइंट, मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। मूर्ख व्यक्ति हमेशा आपका समय बर्बाद करेगा, आपके बुद्धि स्तर के नीचे लाएगा, आपको तंग करेगा। इसलिए अच्छा है कि उनसे दूर ही रहें। 10वां सूत्र, दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं। अगर आपको दूध चाहिए तो हथनी ना पालो। हाथी एक एक्सपेंडिचर का सूचक है। जब भी कुछ एक्सपेंडिचर करना हो, अनावश्यक बड़े बड़े खर्च के बजाय कोशिश करें कि अपने आप को स्लिम, लाइट एसेट्स के साथ रखें। चाणक्य ने सिखाया, फ्लाई लाइट, लो कॉस्ट एक्सपांशन। जब पेट्रोल भरवाना हो, पेट्रोल पंप नहीं खरीदते। जब 2 लीटर दूध चाहिए, 10 गाय नहीं पालते। 11वां सूत्र, शराबी के हाथ में दूध का गिलास भी शराबी समझा जाता है। मतलब कामचोर, आलसी, नॉन प्रोडक्टिव लोगों के साथ दोस्ती मत करो, वरना बॉस आपको उसी श्रेणी में देखेगा। ईमानदार, अलर्ट, कमिटेड लोगों के साथ रहो। 12वां पॉइंट, क्वालिटी एनहांसमेंट। जैसे लकड़ी में दीमक लगे तो जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरह अगर राज्य का शासक अशिक्षित है तो राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। विद्या ही निर्धन का धन है। ये ऐसी चीज है जिसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता। चाणक्य ने शिक्षक होने के नाते चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर खड़ा किया। इसलिए कहते थे, धर्म और जाति के हिसाब से शासक मत चुनो, काबिलियत के हिसाब से शासक चुनो। काबिल व्यक्ति ही देश को बदल सकता है, जाति और धर्म से नहीं। इस प्रकार चाणक्य पंडित ने देशभक्ति, बुद्धि, रणनीति और नेतृत्व के 12 मूल सिद्धांत हमारे लिए छोड़े। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की 7 रणनीतियां, जो न सिर्फ राजाओं को विजयी बनाती थी, बल्कि आज भी हमारे जीवन और करियर को दिशा देने की ताकत रखती है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, मनीष वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें। याद रखिए, रणनीति ही जीत की चाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।